क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इंट्रोडक्शन, अपॉइंटमेंट एंड टर्म, मतलब कि कैग को का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या इसका टर्म है, मतलब कितने समय के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट होता है, इसकी इंडिपेंडेंस को कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और पावर्स हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, इनका रोल क्या है, कैग और ये किन किन कॉर्पोरेशंस का ऑडिट करते हैं, और एप्पल बाई का क्रिटिसिज्म क्या है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे, देखते हैं इस वीडियो में कितना खत्म कर पाते हैं। ओवरऑल ये कैग टॉपिक 2 वीडियोस में खत्म होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस मतलब कि किस आर्टिकल में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन करके रखा गया है, तो आर्टिकल 148 के अंदर मेंशन करके रखा गया है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है हमारे कैग को, लेकिन कंट्रोलर ये नहीं है, ये केवल ऑडिटर जनरल है। चूंकि ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नाम की टर्मिनोलॉजी है ना, ये इंग्लैंड से उठाई गई है, क्योंकि इंग्लैंड का जो कैग है ना, उसके पास पैसे को रिलीज करने की भी ताकत होती है, बट इंडिया के कैग के पास पैसे को रिलीज करने की कोई ताकत नहीं है। मतलब इंडिया के कैग का रोल आता है जब पैसे का ऑलरेडी खर्चा हो चुका हो और कैग को ये पता करना है कि पैसे का खर्चा क्या सही तरीके से किया गया या नहीं किया। तो पैसे का खर्चा हो चुका है और इंडिया के कैग का रोल आ रहा है खर्चा होने के बाद। अगर टेक्निकल टर्म्स में हमारे कैग कंट्रोलर भी होते तो पैसे का खर्चा होने से पहले थोड़ा बहुत बोलना होता कैग का, बट इंडिया में पैसे का खर्चा होने से पहले कैग की कोई अथॉरिटी नहीं है। खर्चा होने के बाद कैग बताएगा कि सही खर्चा किया, गलत खर्चा किया, तो देखा जाए तो वो कोई अथॉरिटी नहीं हुई। समझ गए? तो ये जो भाई हमारे कैग हैं, ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और भाई ये जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये बहुत पहले बनाया गया था, 1947 में, आज़ादी के बाद नहीं, 1753 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ब्रिटिश रूल के दौरान बनाया गया था। वो अलग बात है कि बाद में इसमें बहुत चेंजेस हुए हैं, बट ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। ये गार्जियन है पब्लिक पर्स का। गार्जियन है पब्लिक पर्स का मतलब कि भैया जो भी खर्चा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है वो लोगों के टैक्स का पैसा है, तो लोगों के टैक्स के पैसे को ये देखना कि भाई सही तरीके से खत्म किया गया है या नहीं किया गया, ये कैग का काम है। एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री को कंट्रोल करता है दोनों लेवल पे, सेंटर पे और स्टेट्स पे। तो सेंटर के अकाउंट्स का भी ऑडिट करता है ये, स्टेट के अकाउंट्स का भी ऑडिट करता है। इनकी ड्यूटी क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना और पार्लियामेंट के लॉस को अपहोल्ड करना। अब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, फाइनेंसेस एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पैसे की जो चीज़ होती है ना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप देखें इंडिया में एक समय पे देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री कौन सी है? देखिए, सेंट्रल फिगर तो प्राइम मिनिस्टर है, बट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मानी जाती है होम मिनिस्ट्री को। कभी कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री को होम मिनिस्ट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है, क्योंकि वो पैसे की डीलिंग करती है और कहीं ना कहीं पैसे की डीलिंग को चेक करने के लिए बनाया गया है कैग को। तो कैग ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनकी इंपॉर्टेंस पता चलती है बाबा साहब के एक स्टेटमेंट से। बाबा साहब ने क्या बोला कि कैग शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे हमारे बाबा साहब ये बोल रहे हैं कि भैया संविधान के अंदर कैग की इंपॉर्टेंस को आप कम मत समझिए, कैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल फादर बोल रहे हैं, उसकी एक वैल्यू है। और ये फादर ने कब बोला? जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट चल रही थी कि भाई, चूंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे बाबा साहब, तो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से रिलेटेड सवाल पूछा जाता था तो उसका जवाब कौन देंगे? तो बाबा साहब देंगे, क्योंकि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड है। उसके साथ साथ क्या बोला जाता है कैग के लिए? दैट कैग इज वन ऑफ द बलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सरकार के काम करने में जो पूरा डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी, इस इंडियन डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे होंगे? इलेक्शन नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन होगी? सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपने मन का कुछ भी करेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होगा तो भाई सारे के सारे जो सिविल सर्वेंट है वो बड़े लोगों के चहेते आके बैठ जाएंगे, सिविल सर्विसेज में कोई एग्जाम ही नहीं होगा। उसी प्रकार से कैग नहीं होगा तो भाई सरकार कहीं पे कैसे भी पैसा उड़ाएगी, कोई चेक ही नहीं होगा। तो भाई पैसा सही तरीके से खत्म किया गया या नहीं किया, ये बताता है कैग। और जब ये कैग बताता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर पे वो चेक करता है। तो गवर्नमेंट पैसा खत्म करते वक्त ये याद रखती है कि भाई जो पैसा हम जहां भी खत्म कर रहे हैं कैग बाद में चेक करेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि अगर गलत तरीके से खर्च किया तो भैया कैग आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ कैग। देखिए, कैग को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ठीक है भाई, उसके बाद जब कैग ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में आने के बाद वो प्रेसिडेंट के सामने एक ओथ और अफर्मेशन लेते हैं। तो कैग को शपथ कौन दिलाता है? तो हमारे राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। शपथ में
कैग क्या बोलेगा? दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of this office without fear or favor, affection of ill will, and I will uphold the constitution and the laws. ये शपथ खिलाई जाती है किसको? कॉम्प्ट्रोलर जनरल को। इन शपथ के जो बहुत से वर्ड्स हैं ना, देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, चाहे मिनिस्टर हो गए, इनफैक्ट आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन के जाओगे ना दोस्तों, तब भी आपको ये शपथ खिलाई जाएगी। चाहे आप IAS बन के जाओ, चाहे आप इंस्पेक्टर बन के जाओ, हर जगह पे आपको ये शपथ खिलाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपॉइंटमेंट कैग का। कैग कितने समय के लिए अपॉइंट किया जाता है? तो कैग जब ऑफिस में आएगा तो 6 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा एज कैग, या फिर जब तक वो 65 साल का नहीं हो जाता तब तक वो कैग रहेगा। तो या तो जब तक वो 65 साल का नहीं हो जाता तब तक वो कैग रहेगा, या फिर वो 6 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, जो भी पहले हो। तो अगर उसके पहले 6 साल का टेन्योर पूरा खत्म हो जाता तो कैग की पोस्ट हट जाएगा। अगर मान लीजिए 62 साल की उम्र पे अपॉइंट हुआ कैग, 3 साल काम किया, 65 साल पे रिटायर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है 6 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाएगा। कैग अपना टेन्योर पूरा होने से पहले अपने ऑफिस से रिजाइन भी कर सकता है, अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को एड्रेस करके। और अगर कैग को उनकी पोस्ट से हटाना है तो उनकी पोस्ट से कैग को प्रेसिडेंट हटा सकता है। बट याद रखिएगा, प्रेसिडेंट अपने प्लेजर के हिसाब से कभी भी नहीं हटा सकता है। प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को कहने का मतलब सरकार को, तो यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय प्राइम मिनिस्टर की मान लीजिए कैग से नहीं बन रही है और कैग को हटाना है, तो क्या सरकार प्रेसिडेंट से बोल देगी कैग को हटा दो तो कैग को हटा दिया जाएगा? नहीं, इतना आसान नहीं कैग को हटाना। कैग को उसी प्रोसीजर से हटाया जाएगा जिस प्रोसीजर से जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है। और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाने का तरीका आसान नहीं, मैं पहले भी आपको कई बार समझा चुका हूं। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए आपको बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा जो कि स्पेशल मेजोरिटी से पास हो। और ये रेजोल्यूशन कौन से बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो किसी एक पर्सन के ऊपर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का इल्जाम लगाया गया, एलिगेशन लगाया गया, तो उसके खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर पे साइन करेगा और फिर हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज को। कैग को हटाने का भी यही तरीका है। सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरीके से हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको लक्ष्मीकांत की बनाई हुई मेरी वीडियोस या पहले की और भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे मैंने डिटेल्ड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का बता रखा है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी प्रकार से कैग को हटाया जाता है अगर सरकार हटाना चाहती है तो। फिर बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भाई सबसे पहले तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रेसिडेंट भले ही अपॉइंट कर रहा है किसको? कैग को, उसके बावजूद भी जो कैग है he does not hold his office till the pleasure of the president। यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि जब प्रेसिडेंट का मान आया उसने कैग को उसकी पोस्ट से हटा दिया, ये नहीं हो सकता है। अगर कैग को उसकी पोस्ट से हटाना है तो एक सेट प्रोसीजर के हिसाब से हटाया जा सकता है, और वो सेट प्रोसीजर वही है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो कैग को उसकी सिचुएशन से हटा पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए कैग के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। ठीक है भाई, एक बार कैग अपनी पोस्ट से रिटायर हो गया, उसके बाद वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, जब कैग को फर्दर एलिजिबल ही नहीं किया गया किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो अनड्यू प्रॉफिट नहीं देगा रूलिंग गवर्नमेंट को। अगर एक कैग की रूलिंग गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा बनती है तो रूलिंग गवर्नमेंट द्वारा करे गए कोई भी गलत फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कैग दबा सकता है। इसीलिए कैग के लिए क्या कंडीशन रखी गई है कि भाई ये रिटायरमेंट के बाद किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को फेवर भी नहीं करेंगे, ऐसा सोचा जाता है। फिर भाई सैलरी और सर्विस कंडीशंस कौन डिसाइड करता है? कैग की पार्लियामेंट डिसाइड करती है। याद रखिएगा, पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है, प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं कर रहा है। ठीक है ना भाई, तो सरकार कभी भी अपने मन से सर्विस कंडीशंस कैग की नहीं बदल सकता, और कैग के अपॉइंटमेंट के बाद तो वैसे भी नहीं बदली जा सकती सर्विस कंडीशंस कैग की। एक बार कैग को अपॉइंट कर दिया गया किसी सेट सर्विस कंडीशन पे, तो वो सर्विस कंडीशंस वही रहेंगी, टू हिज डिसएडवांटेज उनको बदला नहीं जा सकता। अगर आप बात करो तो जो कैग की सैलरी होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब आप बोलोगे कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की सैलरी क्या है, तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की सैलरी हो गई है 2018 में 2.5 लाख रुपया प्रति महीना। तो भाई अच्छी खासी सैलरी मिलती है आपका कैग को। हालांकि आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर की जॉब से इसको आप कंपेयर करोगे तो प्राइवेट सेक्टर में 2.5 लाख 3 लाख जो टैलेंटेड और स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं पर मंथ उनको तनख्वाह मिलती है।
ओके, और हमारे कैग की तनख्वाह भी 2.5 लाख रुपए प्रति महीना है, जो कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह है। हालांकि इनके पास पर्क्स, प्रिविलेजेस और बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर आगे बात की जाए, नाइदर हिज सैलरी नॉर हिज राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन और एज ऑफ रिटायरमेंट कैन बी अल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। यही मैंने आपको बताया, एक बार कैग को अपॉइंट कर दिया गया, उसके अपॉइंटमेंट के बाद जिन सर्विस कंडीशंस पे उसको अपॉइंट किया गया था, वो सर्विस कंडीशन सैलरी से रिलेटेड हो, लीव से रिलेटेड हो, पेंशन से रिलेटेड हो, वो सर्विस बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। तो कल की डेट में कोई कैग अपॉइंट होता है और वो कैग सरकार की बात नहीं सुन रहा है, तो सरकार उसके खिलाफ कुछ ज्यादा कर नहीं सकती। तो अगर सरकार को कैग को हटाना है तो दोनों हाउसेस से रेजोल्यूशन पास करवाओ, और वो करवाना इतना आसान है नहीं स्पेशल मेजोरिटी से। तो भाई कैग के पास इंडिपेंडेंस होता है काम करने का, ठीक है भाई। उसके बाद द कंडीशंस ऑफ सर्विस पर्सन्स वर्किंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द कैग आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द कैग। भाई देखिए, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कल की डेट में मान लीजिए आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हो, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आईएएस आईपीएस बने, आईएफएस बने, फॉरेस्ट सर्विसेज में जाएं, रेवेन्यू सर्विसेज में जाएं, बट मान लीजिए चलिए किसी वजह से कुछ इंटरव्यू खराब चला गया, किसी एक सब्जेक्ट में नंबर 1 कम हो गया, जीएस पेपर 1 2 ऐसे किसी में, तो मान लीजिए आपकी रैंक थोड़ी नीचे आ गई। तो रैंक अगर आपकी नीचे आ जाती है तो आपको हो सकता है आईएएस आईपीएस आईआरएस ना मिले, आपको इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज मिल जाए। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के जो सर्वेंट्स हैं, उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस को कौन डिसाइड करेगा? तो ऑब्वियस बात है प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। बट प्रेसिडेंट डिसाइड करने से पहले किसके साथ डिस्कस करेगा? कैग के साथ डिस्कस करेगा, क्योंकि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को हेड कौन कर रहा है? कैग हेड कर रहा है। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के पर्सनल्स की कंडीशन ऑफ सर्विस को डिसाइड करने में कैग का एक मेजर रोल होता है। उसके बाद जो ऑफिस ऑफ कैग है, उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, जैसे कि कैग में काम करने वाले लोगों की सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन, ये सब चार्ज है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज एक्सपेंडिचर मैं कई बार आपको बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वो खर्चा जो कि होना ही होना है, उसके ऊपर वोट डाल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको रोक नहीं सकते, ठीक है भाई। सो चार्ज एक्सपेंडिचर दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, ये तो जाना ही जाना है, खर्चा होना ही होना है, इसको रोका नहीं जा सकता। अभी कैग को अगर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करना है तो कैग को पार्लियामेंट में कैग ही रिप्रेजेंट करता है, कोई मिनिस्टर कैग को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है भाई। और पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में दोस्तों कैग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रीजन बीइंग कि जब भी पब्लिक अकाउंट कमेटी अपना डिस्कशन करती है तो वहां पे कैग इनपुट्स देता है। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें पूछनी तो बहुत सारी कमिटीज काम करनी पार्लियामेंट के अंदर, तो वो कमिटीज अक्सर कर कैग को बुला के उससे उसका ओपिनियन लेती है। तो भाई अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात की जा रही है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू निर्मला सीतारमण जी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज अनुराग ठाकुर। तो भाई मिनिस्टर्स और कैग, इनके कामों में एक फर्क है, ठीक है भाई। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज एक मिनिस्टर से पूछ सकते हैं, लेकिन कैग का काम क्या है? खर्चे के बाद उस खर्चे को बताना कि सही है या गलत है, उसमें जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ कैग की है, उसमें मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता। समझ गया बात को? ये बात याद रखिएगा। एक बार खर्चा हो गया, खर्चे के बाद ऑडिट करना कैग का काम है, सारे सवाल जवाब कैग से हो गए, मिनिस्टर का कोई भी रोल नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ड्यूटीज एंड पावर। तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 149 पार्लियामेंट को यह ताकत देता है कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स और एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी। देखिए भाई कैग के पास एग्जैक्टली क्या ताकत है, ये ताकत कहां लिखी है? आर्टिकल 149 के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि समय समय पे पार्लियामेंट अपनी स्वेच्छा के हिसाब से कैग की ड्यूटीज को बता सकती है। तो मतलब कि कैग ये बता सकती है, मतलब पार्लियामेंट ये डिसाइड कर सकती है कि भाई कैग की ड्यूटी और पावर क्या होगी, कैग की ड्यूटी और पावर यूनियन के रिलेशन में क्या होगी, कैग की ड्यूटी और पावर स्टेट के रिलेशन में क्या होगी, कैग की ड्यूटी और पावर किसी और अथॉरिटी के रिलेशन में या बॉडी के रिलेशन में क्या होगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है इंडिया में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आप कल की डेट में अगर आप बीएचईएल की बात करो तो बीएचईएल में भी खर्चे हो रहे हैं, और बीएचईएल में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर किसका है? गवर्नमेंट का है। तो दो तरीके से बीएचईएल का ऑडिट हो सकता है। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहां पे पैसों की डीलिंग, और पैसों की डीलिंग तो हर जगह होती है, सरकारी भी कंपनी प्रॉफिट मोटिव से काम करती है, तो हर जगह ऑडिट होता है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की आप बात कर लो, जहां पे टैक्स कलेक्शन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लीजिए बात कर लीजिए, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में
कमर्शियल तरीके से काम नहीं हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर का क्या काम है कि भैया टैक्स ठीक से इकट्ठा किया जाए और सरकार को दे दिया जाए। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी ऑडिट होता है, हर डिपार्टमेंट में ऑडिट होता है। अभी ये ऑडिट क्या करेगा या कोई और करेगा, ये सोचने वाली बात है। तो बीएचईएल में जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, इसका ऑडिट हो सकता है कि बीएचईएल का ही बनाया हुआ एक इंटरनल डिपार्टमेंट करे, या फिर कल की डेट में पार्लियामेंट बोल सकती है कैग से कि आप बीएचईएल का ऑडिट करिए। ठीक है भाई, तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है अंडर आर्टिकल 149 को वो डिसाइड कर सकती है कि कैग किस हद तक यूनियन, स्टेट या किसी और अथॉरिटी और बॉडी के अकाउंट्स का ऑडिट करेगा। और इसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है कैग ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। और इस एक्ट को 1976 में अमेंड करके अकाउंट और ऑडिट को सेपरेट कर दिया गया। अकाउंट और ऑडिट, अकाउंट और ऑडिट को सेपरेट करने का मतलब क्या हो गया? ऑडिट मतलब आपके पैसों का खर्चा हो चुका है, खर्चा होने के बाद आप ये देख रहे हो कि भाई खर्चा सही हुआ या गलत हुआ। और अकाउंट को कंपाइल करने का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग मिनिस्ट्री के कौन सी स्कीम में क्या खर्चा करेगी, ये हो गया अकाउंट के हिस्से में। तो आज की डेट में अकाउंट वाला हिस्सा यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में कॉम्प्ट्रोलर वाला हिस्सा वो पूरी तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि कौन सी मिनिस्ट्री के पास कितना पैसा जाना है, कौन सी स्कीम में, कौन से डिपार्टमेंट में कितना पैसा जाना है। इसमें कैग का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये अकाउंटिंग वाली ताकत दी जाती ना कैग को, तो कैग ज्यादा ताकतवर होता। जो भी पैसा एलोकेट किया गया बजट के थ्रू, अब होता क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे इतना पैसा, यहाँ पे इतना पैसा, यहाँ पे इतना पैसा। ऑब्वियस सी बात है, ओवरऑल तो डिसाइड कैबिनेट करता है। तो मोदी जी, अमित शाह जी, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, गडकरी साहब, राजनाथ सिंह, ये सब एक जगह बैठेंगे, जो भी उस समय पर कैबिनेट मिनिस्टर वो एक जगह बैठेंगे, देखेंगे भाई यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, ये खर्चा कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए इस कैबिनेट को इनपुट कौन देगा? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और बाकी मिनिस्ट्री से इनपुट्स आएंगे। यहाँ पे कैग का कोई रोल नहीं। अगर यहाँ पे कैग का रोल होता ना तो कॉम्प्ट्रोलर वाला शब्द कैग के लिए यूजफुल होता है। कैग का रोल सिर्फ ऑडिट में है। एक बार जो पैसा डिसाइड किया गया उस पैसे को बजट में पास किया गया, बजट पास होने के बाद वो पैसा खर्च भी कर दिया गया। खर्च करने के बाद कैग को बुलाया गया कि भाई देखो पैसा ठीक खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ। इसलिए कैग की ताकत थोड़ी कम है। अब बात करते हैं ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ कैग। तो क्या करते हैं ये? ही ऑडिट्स द अकाउंट रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि भैया सारा खर्चा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से हो रहा है, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी से हो रहा है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका ऑडिट कौन करेगा? भाई कैग करेगा। तो जो भी खर्चा वहां से किया गया, सही किया गया, गलत किया गया, ये करने की ताकत कैग के पास है। फिर इंडिया में एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, हर स्टेट का एक कंटिजेंसी फंड है। इंडिया का पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, हर स्टेट का एक पब्लिक अकाउंट है। इनके एक्सपेंडिचर का भी ऑडिट कौन करेगा? कैग करेगा। उसके बाद ही ऑडिट्स ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में कितनी ट्रेडिंग हुई, क्या मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितनी बैलेंस शीट, क्या उनके अकाउंट का स्टेटस है, इसको भी ऑडिट कौन करेगा? कैग करेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास जो पैसा है वो टैक्स का पैसा है भाई, वो फ्री का पैसा नहीं है। तो उसका ऑडिट कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्ट्रोलर नॉन ऑडिटर जनरल करेगा। उसका चौथा पॉइंट, ही ऑडिट्स द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर एंड ईच स्टेट हिमसेल्फ that the rules and procedure in that behalf are designed to secure an effective check on the assessment, collection, proper allocation of revenue। तो भैया सेंटर और स्टेट ने जितना उनके पास पैसा आया और जितना उन्होंने खर्चा किया, अभी पैसा कलेक्ट करते वक्त तो खर्चा करते वक्त कौन से रूल और प्रोसीजर को सेंटर ने फॉलो किया? क्या वो रूल्स और प्रोसीजर्स जो सेंटर ने फॉलो किए थे, क्या वो सही थे, क्या वो इफेक्टिव थे? और उसके थ्रू जो खर्चे का ऑडिट हुआ है, जिस तरीके से खर्चा किया गया, वो खर्चा क्या सही तरीके से किया गया? तो रूल और प्रोसीजर जो उस समय पे एग्जिस्ट करते थे, क्या उनके हिसाब से पैसों का कलेक्शन हुआ और क्या उनके हिसाब से पैसों का खर्चा हुआ? और कहीं खर्चे में ऐसा तो नहीं कि कुछ बर्बादी करी गई हो। तो प्रॉपर असेसमेंट ये करता है कौन? कैग। फिर कैग और क्या क्या करता है? ही ऑडिट्स द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता है? ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट रेवेन्यू। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसी बॉडी को मेन पैसा दे रहा है तो उस बॉडी और अथॉरिटी को ऑडिट करना, गवर्नमेंट कंपनीज को ऑडिट करना, अदर कॉर्पोरेशंस और बॉडी को ऑडिट करना जो कि सर्टेन लॉस के चलते कैग को बोला गया है कि ऑडिट करो। तो मान लीजिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये मान लीजिए एक सरकारी बॉडी नहीं है, प्राइवेट बॉडी है, बट कल की डेट में सरकार चाहे तो एनपीसीआई का ऑडिट
कैग के थ्रू कराया जा सकता है। तो 3 प्रकार की बॉडीज हैं जिसका ऑडिट कैग करता है। वो कॉर्पोरेशन ऑफ बॉडीज जो कि लॉज के अंदर बोला गया कि भाई कैग ऑडिट करे, गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट कैग करता है, ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट रेवेन्यूज, इनका ऑडिट भी कैग करता है। बहुत सी ऐसी बॉडीज हैं जैसे जिनका ऑडिट कैग नहीं करता, वो सरकारी हैं, जैसे कि बैंक। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो बड़े बड़े बैंक हैं, जो बड़े बड़े पीएसयूज हैं, एनटीपीसी, ओएनजीसी, इनका ऑडिट बहुत सारे केसेस में कैग नहीं करता है, जबकि ये सरकारी कंपनी है। तो मैंने बताया ना आपको, पार्लियामेंट के पास ताकत है कि पार्लियामेंट एक्ट बना के बता सकती है कि कौन सी चीज का ऑडिट कौन करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो पार्लियामेंट ने बोल दिया कि तुम इस कंपनी का, इस सरकारी कंपनी का ऑडिट करोगे तो ऑडिट करेगा, पार्लियामेंट बोल दिया नहीं करोगे तो ऑडिट नहीं करेगा। यहां पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं, अगले वीडियो में इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।